जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2023 का सेट नंबर 23 को यहां पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था वो 40 सीट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 23वें नंबर पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें, इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल @mock_test_gk से डाउनलोड कर सकते हैं। @mock_test_gk से डाउनलोड कर सकते हैं। आप डायरेक्ट सर्च कीजिएगा, आ जाएगा चैनल। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नई दिल्ली किस रेल मंडल का मुख्यालय है? तो नई दिल्ली जो है किस रेल मंडल का मुख्यालय है? तो उत्तर रेल मंडल का मुख्यालय है। नई दिल्ली जो है किस रेलवे मंडल का मुख्यालय है? तो उत्तर रेल मंडल का मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कौन से हैं? तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है और उसके बाद बिहार हो जाएंगे। तो शीर्ष 3 आबादी वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार हो जाएगा। याद रखना है 2000 जनगणना है सबसे पहले कब हुआ था? 1872 में हुआ था, मायो के कार्यकाल में हुआ था। उसके बाद जो है रेगुलर इंटरवल पे 1881 से रिपन का टाइम से स्टार्ट होने लगा था। नेक्स्ट है, सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटाने पे क्या निकलता है? तो सकल घरेलू उत्पाद में से जो मूल्य ह्रास हम घटाएंगे तो वो होगा आपका निवल घरेलू उत्पाद। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निवल घरेलू उत्पाद हमारा आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर और किसके बीच में हुआ था? तो इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, याद रखना है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? देखिए पानीपत में 3 युद्ध हुआ था। पहला कब हुआ था? 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। दूसरा हुआ था 1556 में हुआ था, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था, यानी हेमू मतलब हेमचंद विक्रमादित्य। और जो आखिरी आखिरी पानीपत का तीसरा युद्ध था 1761 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली ने किसको हराया था? मराठाओं को हराया था। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी, ये लोदी को हराया था बाबर ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक यानी फादर ऑफ सिविल सर्वेंट के रूप में किसे जानते हैं? तो कॉर्नवालिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फादर ऑफ सिविल सर्वेंट के रूप में किसे जानते हैं? तो कॉर्नवालिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है कॉर्नवालिस ने, याद रखना है कौन सा एक कॉर्नवालिस जो हो जाएगा फादर ऑफ सिविल सर्वेंट कहते हैं। इसके बाद जो इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट जो है कहाँ पे लागू किया था? याद रखना है 1793 में कहाँ पे लागू किया था? परमानेंट सेटलमेंट बंगाल के आसपास परमानेंट सेटलमेंट इन्होंने लागू किया था। अस्थाई अस्थाई क्या है? सेटलमेंट का याद रखिए, परमानेंट सेटलमेंट हो जाएगा, कॉर्नवालिस का हो जाएगा। डोलॉजी का है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? सब्सिडी अलायंस फिलिजली का हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत सरकार ने गोवर्धन योजना के तहत 500 नए अपशिष्ट में आमदनी संयंत्र स्थापित करने का निर्णय, यानी वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन, वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरे से वेल्थ क्रिएशन जो है आपका कौन सा है? गोवर्धन योजना का है। और ये 2023 बजट में भारत सरकार ने 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित करने के लिए निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, 17वीं शताब्दी में आइजक न्यूटन ने किस दूरबीन का आविष्कार किया था जिसमें प्रकाश के एकत्र करने के लिए एक सामान्य लेंस के स्थान पर एक अवतल दर्पण का उपयोग किया गया था, जो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण रंगी मिश्र उत्पन्न करती है? तो ये हो जाएगा परावर्तित दूरदर्शक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 17वीं शताब्दी में आइजक न्यूटन ने किस दूरबीन का आविष्कार किया था जिसमें प्रकाश के एकत्रित करने के लिए एक समान लेंस के स्थान पर एक अवतल लेंस का उपयोग किया था, जो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण रंग मिश्रित उत्पन्न करती थी? ये आपका परावर्तित दूरदर्शक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका द्रव विभाजन को कोशिका द्रव के विभाजन के रूप में जाना जाता है। कोशिका द्रव विभाजन जो है उसको कोशिका द्रव के विभाजन के रूप में जाना जाता है। तो नाम से ही पता चल जा रहा है आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास निकलती है? तो आर से, याद रखिए, आर से रोहतांग नदी और आर से रावी नदी भी निकलती है और ब्यास नदी भी निकलती है, 2 नदी निकलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका आर से रोहतांग पास होता है और आर से रावी नदी हो जाएगा। तो यहाँ से रावी और ब्यास दोनों ही निकलती है। 4000 मीटर की ऊंचाई से पूछा है, अगर 4000 मीटर की ऊंचाई से हो जाएगा तो ब्यास हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में नीतू घंगास ने किस वर्ष भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था? 2023 में। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में नीतू घंगास ने किस भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीती थी? 2023 में। और ये इनका संबंध जो है बॉक्सिंग से है। नेक्स्ट है, निर्वाह कृषि से क्या तात्पर्य है? निर्वाह से मतलब होता है कृषक मुख्य रूप से स्वयं के लिए उत्पादन करते हैं। निर्वाह मतलब खुद तक, यानी निर्वाह कृषि से संबंधित है। कृषि मुख्यतः कृषक जो है, किसान जो है, मुख्य रूप से अपने लिए ही उत्पादन करते हैं, ना कि बेचने के लिए। नेक्स्ट है, किस ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में ग्लाइड टेक्निक का प्रयोग किया जाता है? तो शॉर्टपुट में करते हैं। किस ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में ग्लाइड टेक्निक का यूज करते हैं? तो शॉर्टपुट में किया जाता है। नेक्स्ट है,
बजटीय घाटे के संबंध में कथित कथन सत्य कौन सा है? तो पहला हो जाएगा घाटा एक प्रवाह के रूप में, घाटा जो है एक प्रवाह के रूप में कार्य करता है जो ऋण से स्टॉक में जुड़ जाता है। दूसरा है घाटा स्टॉक के रूप में कार्य करता है जो ऋण पर निर्भर नहीं करता है, और घाटा आने वाली पीढ़ी पर बोझ की तरफ कार्य करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? केवल 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1 और 3 को आप देख लेना, तो दूसरे को छोड़ देना है। तो घाटा क्या होता है? घाटा एक प्रवाह के रूप में कार्य करता है जो ऋण के स्टॉक में जुड़ जाता है और आने वाली पीढ़ी पर बोझ बन के बजट क्या होता है? एक तो होता है बजट डेफिसिट। देखिए बजट डेफिसिट होता है आपका जो भी आपका जो रिसिप्ट होता है और माइनस एक्सपेंडिचर होता है उसी का कहते हैं बजट डेफिसिट। टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर वो आपका बजटरी डेफिसिट में कहलाता है। अब बजटीय घाटे यही होता है, बाकी जो है इनका यहाँ पे डिफाइन करता है इन दोनों। नेक्स्ट है लेथेनाइट श्रृंखला में परमाणु संख्या 59 वाली नरम आघातवर्ध और चांदी के समान पीली धातु कौन सी है? तो हो जाएगा आपका प्रासियो डायमंड होगा, प्राजियोडिमियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टफ क्वेश्चन यहाँ पे। लेथेनाइट श्रृंखला में परमाणु संख्या 59 वाली नरम आधारवर्ध और चांदी के समान पीली धातु कौन सी है? तो हो जाएगा प्राजियोडिमियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी सरकारी बजट के कार्यों में से एक है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आय और संपत्ति के पुनर्वितरण के लिए। इनमें से कौन सी सरकारी बजट के कार्यों में से एक है? तो ये हो जाएगा आय और संपत्ति के पुनर्वितरण में हो जाएगा, पुनर्वितरण में। नेक्स्ट है भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये देखना एपीजे अब्दुल कलाम का वाद्य यंत्र है वीणा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? इनका वीणा बजाते थे, याद रखना है। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में क्या है? इनको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। और इन्होंने बहुत सारे पुस्तक लिखी है जिसमें आपका विंग्स ऑफ फायर हो जाएगा, फिर बहुत सारी बुक इनके नाम पे है, तो एक दो आप नीचे में लिख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सरोद के लिए, तो सरोद के लिए कौन फेमस है? सरोद के लिए कौन फेमस है आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। सरोद के लिए कौन हो जाएगा? अमजद अली खां हो जाएंगे, और कौन हो जाएंगे आप मेरे को बताइए सरोद के लिए। ठीक है, मैंने बहुत सारे नाम बताया, सरोद के लिए कौन हो जाएगा? एक तो हो जाएंगे आपके अमजद अली खान हो जाएंगे, अमजद अली खान हो जाएंगे। उसके बाद जो हो जाएंगे अली अकबर खान हो जाएंगे, अली अकबर खान। फिर कौन हो जाएंगे यहाँ पे? अलाउद्दीन खान हो जाएंगे। और यहाँ पे जो लास्ट हो जाएंगे एक आपका बहादुर खां के कह सकते हैं उसको। ठीक है, गिटार के लिए तो छोड़ दीजिए गिटार का, और बाकी ठीक है। बाकी जो गिटार और पियानो है इन सब पे क्वेश्चन नहीं बनता है, बहुत कम बनता है। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिएगा। तो एपीजे अब्दुल कलाम वीणा बजाते हैं। वीणा और कौन बजाता था आपको याद रखना है? समुद्रगुप्त वीणा बजाते थे। नेक्स्ट है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ जो भारत में के रक्षा मंत्रालय का अधीन है, उसका गठन हुआ था 1 जनवरी 1858 को हुआ था। डीआरडीओ का गठन कब है? 1 जनवरी 1858 को हुआ था डीआरडीओ का गठन। नेक्स्ट है सीबीआईसी का पूर्ण रूप क्या है? ये है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम हो जाएगा। सीबीआईसी जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम हो जाएगा। आप एसएससी से चुन के सीबीआईसी में ही जाएंगे। नेक्स्ट है कोटक कल्लन नंद कुमारन नायर किसे कथकली नृत्य शैली में अपने योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजे गए थे? तो कोटम कल्लम जो है आपका, इसके नाम से क्या पता चलता है? ये नाम से पता चलता है कि या तो केरला हो या फिर तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो यहाँ पे सुनंदा नायर है, यहाँ पे नायर समझ सकते हैं। सुनंदा नायर का संबंध किससे था? मोहिनीअट्टम से हो जाता, तो आप नायर से समझ सकते थे। यहाँ पे कथकली आप लगा सकते थे चाहे तो बाकी छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे क्या होगा? कथकली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथकली कहाँ का है? केरल का हो जाएगा। अगर कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता दूँ नाम तो आपको याद रखना चाहिए कि भारतनाट्यम जो है कौन से नाम हो जाएगा? भारतनाट्यम में सबसे इंपॉर्टेंट नाम है आपका रुक्मणी देवी अरुंडेल का नाम है। सबसे पहला नाम रुक्मणी देवी अरुंडेल आता है। दूसरा जो नाम आएगा आपका यहाँ पे यामिनी कृष्णमूर्ति का आ जाएगा। तीसरा जो नाम आपका आएगा, 2 हीरोइन है, एक वैजंती माला है, एक हेमा मालिनी है। चौथा नाम आएगा एलारमेल वैली का आ जाएगा। पांचवा जो नाम आ जाएगा आपका पद्मा सुब्रमण्यम आ जाएगा। जो छठा नाम आ जाएगा आपका टी बाला सरस्वती आ जाएंगे। उसके बाद जो नाम आएगा आपका नर्तकी नटराज का आएगा, जिनका संबंध जो एक ट्रांसजेंडर है, इनका भी संबंध आपका भारतनाट्यम से है। एलारमेल वैली भी है यहाँ पे, इनका भी संबंध यहाँ पे है। अगर हम बात करते हैं किसका? कथकली का, तो कथकली का कोई नाम याद नहीं रखना है, काफ़ी टफ नाम है। जहाँ भी कलामंडलम आ जाए आप उसको कथकली लगा सकते हैं चाहे तो। फिर आपका ओडिसी के लिए क्या हो जाएगा? ओडिसी के लिए तो आपको केलुचरम महापात्रा हो जाएंगे, मीनाती मिश्रा हो जाएंगे, माधवी मुदगल हो जाएंगे, सोनल मान सिंह हो जाएंगे, और भी बहुत लोग यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अक्टूबर और नवंबर 2022 में आयोजित आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? तो ये थे आपके विराट कोहली। अक्टूबर और नवंबर 2022 में आयोजित 8वें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? तो विराट कोहली ने बनवाया था।
भारत में कौन सा अधिनियम तक सूचियों के आधार पर केंद्र और इकाइयों के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है? तो 1935 का एक्ट। भारत में कौन सा अधिनियम 3 सूचियों के आधार पर केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है? तो 1935 का एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख करता है? तो आपका यहाँ पे आपका सहकारी संघवाद का उल्लेख करता है। सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का यहाँ पे उल्लेख करता है। याद रखिएगा, नीति आयोग का जो गठन हुआ था ये भी आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे ही हुआ था, ठीक है, सहकारी संघवाद को प्रमोट करने के लिए ही हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे न्यायपालिका के बारे में नहीं है, धर्मनिरपेक्षता का कोई यहाँ पे नहीं है, संप्रभुता भी नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ है 28 स्टेट और 8 यूटी हो जाएगा, और इसी का हो जाएगा आपका सहकारी संघवाद को प्रमोट करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में सांडों का काबू करने वाले प्रसिद्ध उत्सव जल्लीकट्टू मनाया जाता है? तो जल्लीकट्टू कहाँ पे? तमिलनाडु में जल्लीकट्टू मनाया जाता है। तमिलनाडु में क्या मनाते हैं? जल्लीकट्टू मनाते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो जल्लीकट्टू के लिए और क्या हो जाएगा यहाँ पे उसके बाद कौन सा त्यौहार मनाते हैं? पोंगल का त्यौहार मनाते हैं, पोंगल हो जाएगा। पोंगल के बाद क्या मनाते हैं? यहाँ पे जल्लीकट्टू मनाते हैं। और क्या मनाएंगे? यहाँ पे थाई पूसम फेस्टिवल भी मनाया जाता है। उसके साथ साथ जो है थाई पूसम के साथ और क्या मनाएंगे? यहाँ पे पोंगल हो गया, नाट्यांजलि पोंगल भी मनाते हैं, नाट्यांजलि भी मनाते हैं, नाट्यांजलि। और यहाँ पे जो संबंधित है आपका तमिलनाडु से भारतनाट्यम संबंधित है, याद रखना है। कला यहाँ पे जो है कलपक्कम हो जाएगा। और कौन सा यहाँ पे कलपक्कम के बाद आपका कौन सा एक और है न्यूक्लियर पावर प्लांट, आप मेरे को उसका नाम बता दीजिएगा। बात करते हैं अगर आपका यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा यहाँ पे